आप लोग जुड़ के शेयर करते रहें। देखिए, आज जो भी सर्व समाज में घटनाएं हो रही पूरे प्रदेश में, आपने देखा और सुना होगा हर जगह पे घटनाएं हो रही। जो कमज़ोर लोग हैं उनको ताकतवर लोग दबाने का काम करते हैं, जो इस समय मजबूत हैं शासन सत्ता में। और ज़्यादातर आप देखिए हर जगह पे, चाहे पासी समाज हो, चाहे कोरी समाज हो, चाहे लोधी समाज हो, हर समाज में मतलब बिरादरी आप भूल जाइए जो कमज़ोर है। जैसे मदारी पासी जी ने आंदोलन जो छेड़ा था, अवध के दूसरे गांधी कहे जाते थे, तो उनकी फौज में हर वर्ग के लोग थे, हर बिरादरी के लोग थे, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो कुर्मी हो, चाहे वो पासी हो, चाहे वो लोधी हो, चाहे वो धोबी हो, चाहे धानुक हो, एनी पर्सन। मतलब उनका जो आंदोलन था मदारी पासी जी का, वो गरीब बनाम अमीर के खिलाफ था। जो बागी लोग थे, जो सदैव अंग्रेज़ों से लड़े और कमज़ोर पड़े, उनके हक और अधिकारों के लिए मदारी पासी जी जन आंदोलन करते थे। और उस समय मदारी पासी जी जब जराइम पेशा एक्ट में लिप्त थे, तो उनको किसी के गांव में जाने की अनुमति नहीं दी जाती थी। उसमें मुस्लिम भाई लोग भी जुड़े हुए थे उस आंदोलन में। तो मदारी पासी जी आंदोलन की आग कैसे बढ़ाते थे, जन आंदोलन कैसे करते थे। जैसे किसी जमींदार का घर घेरना हुआ या अंग्रेजी थाना घेरना हुआ, तो सबसे पहले गांव बैठक कैसे करते थे। जैसे कोई मुस्लिम के वहाँ जाना हुआ, तो जैसे मजलिस हुई या कोई भी मुस्लिम धार्मिक कार्यक्रम हुए, तो उसको बता के मदारी पासी जी वहाँ पे पहुँच जाते थे और लोगों को अवगत कराते थे। हिंदू धर्म में जैसे कथा हुई, भागवत हुई, रामायण हुई, ये सब चीज़ें जब होती थी, तो उसके बहाने ये सब बता बुतू के अंग्रेजी पुलिस से निकल जाते थे और जन आंदोलन करते थे। तो आज भी वही समय है, गरीब बनाम अमीर। जिसके पास पैसा है, जिसके पास सत्ता है, वो मजबूत है और गरीबों के ऊपर अत्याचार करता है। आप लोगों ने देखा होगा हर जगह पे यही है। तो मैं व्यक्तिगत किसी को टारगेट नहीं करता, लेकिन आपने देखा होगा वर्तमान की सरकार में अगर मामला विशेष जाति का होता है तो थानों में नहीं सुनी जाती है। आप देख लीजिए, मोटे मोटे क्षेत्र उठा लीजिए, प्रतापगढ़ हुआ, अगर प्रतापगढ़ में कोई राजा भैया के सुजातीय से मामला हो जाता है तो प्रशासन दबा देती है। ठीक वैसे रायबरेली हुआ, अगर कोई भी दिनेश प्रताप सिंह की सुजातीय का होता है तो वहाँ पे पुलिस कोई मामले को संज्ञान में नहीं लेती है, दबदबेदार लोग जो होते हैं उनके टच में होते हैं। इसी तरीके से अमेठी तिलोई में अगर कोई राजा का जानने वाला हुआ तो फिर विशेष जाति के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। ऐसे बहुत सारे मामले, बंथरा में ब्राह्मण परिवार के बच्चे को मार दिया गया, उसमें विशेष जाति के लोगों ने दबाने का काम किया, लेकिन ब्राह्मण समाज बहुत जगह संपन्न है, अगर कहीं कमज़ोर है तो बहुत जगह संपन्न भी है। तो उसमें मुकदमा नहीं लिखा जा रहा था। जब मामला सर्व समाज में गया, खुल के बाहर आ गया, धरने होने लगे, तब वहाँ पे मुकदमा पंजीकृत हुआ, लेकिन उस हिसाब से पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाती है। तो हर जगह पे अब देखिए, वर्तमान में अभी आज देखिए, आज समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, तो क्या यादव समाज के लोग अत्याचार नहीं करते? करते हैं, बहुत जगह पा जाते हैं तो लड़ाई झगड़ा करते हैं, क्योंकि भाई उनकी सरकार में वो लोग पैसा कमा लिए, मजबूत हो गए। तो जहाँ पे सिस्टम नहीं लगता है वहाँ पे पैसा फेंक देते हैं, उनकी सुनवाई हो जाती है। पुलिस देखिए, या सिस्टम या पैसा, पुलिस दो पे काम करती है। तो कुल मिला के पूरे प्रदेश में जो अत्याचार हो रहे हैं वह व्यक्तिगत जाति नहीं, व्यक्तिगत दबदबेदार लोग जो हैं हर वर्ग को परेशान कर रहे हैं। और मैं देखिए पासी समाज के लोगों से कहना चाहूँगा, आप लोग 3 मामले बड़े बड़े हुए, एक रायबरेली सलोन का अर्जुन पासी हत्याकांड, दूसरा श्री चंद पासी जी का मामला उन्नाव पूर्वा विधानसभा का, वो
बंदा मुकदमा करवाया था, उसके मुस्लिम से किसी लड़ाई हुई थी, तो उसने जब मुकदमा लिखवा दिया तो सीओ दीपक सिंह ने 3 लाख रुपए लिया। अनीश जो था वो अनिल सिंह पुरवा विधायक का ड्राइवर था जो एफआईआर कॉपी में था। तो जब श्रीचंद्र लड़ रहे थे तो जब सीओ दीपक सिंह ने 3 लाख रुपए लेके नाम हटा दिए तो सीओ दीपक सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए श्रीचंद्र एक सामाजिक व्यक्ति थे, जनसेवक थे। तो जब सीओ के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया तो सीओ उनको डराने लगे, धमकाने लगे। तो जब वहाँ सीओ पुरवा से उनकी सुनवाई नहीं हुई तो बेचारे सोचे कि भाई जिला हेडक्वार्टर है उन्नाव का, भैया आप लोग बता दीजिएगा मेरी आवाज़ साफ आ रही ना, आवाज़ हमारी क्लियर है भैया? तो वो सोचे कि भैया हमको एसपी ऑफिस में न्याय मिलेगा। वो चले गए बेचारे एसपी ऑफिस। एसपी ऑफिस में भी उनको इस कमरे से उस कमरे में दौड़ाया जाने लगा, कोई नहीं सुन रहा था। वो बेचारे प्रताड़ित, बहुत पीड़ित थे। उन्होंने सोचा अब हमको न्याय नहीं मिलेगा, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो एसपी ऑफिस में अपने आप को आग लगा ली। आग जब लगा ली तो उनके आखिरी बयान थे श्रीचंद पासी के, सुनिएगा आप लोग, कि मैं सीओ दीपक सिंह से प्रताड़ित हूँ और उन्हीं की वजह से मैंने आग लगाई है, क्योंकि उन्होंने 3 लाख रुपए लेके उन तीनों का नाम हटा दिया, उन तीनों का नाम हटा दिया। और जब मैंने आवाज़ उठाई तो मुझे डराने लगे, धमकाने लगे, मुकदमे में फंसाने, धमकी देने लगे। ये बयान थे श्रीचंद पासी के मरते वक्त। और समाज से बड़ी उम्मीद लेके मरते वक्त उस बंदे ने कहा था कि मेरा समाज न्याय लेगा। लेकिन पुरवा विधानसभा में कुछ हमारे समाज में दलाल टाइप के भी लोग हैं जो उस भाई को आज तक न्याय नहीं मिल पाया, उस भाई को आज तक न्याय नहीं मिल पाया। तो वो परिवार हो गया, ठीक है, एक पुरवा का परिवार हो गया। हम लोग उसकी आवाज़ उठाने का काम करेंगे। और तीसरा पॉइंट आ जाए लखीमपुर खीरी में, थाना भीरा, गांव राणा देवरिया। देखिए पूरा प्रकरण मैं राणा देवरिया का बता देता हूँ। राणा देवरिया में संतराम पासी मुख्य आरोपी बनाए गए हैं, जिनके घर पे ठाकुर समाज के लोग चढ़ के आए थे, जिसका नाम गुड्डू सिंह था और एक का कुछ और नाम था, याद नहीं है इस समय। तो मामला जो था भैया, 2 दिन पहले संतराम के भाई, छोटे वाले भाई को, संतराम पासी का छोटा वाला भाई जाता है नाई की दुकान पे बाल कटवाने, उसका फ़ोन चोरी करवा देते हैं गुड्डू और एक जो सिंह करके थे, उनका नाम नहीं पता, ये मुझे याद नहीं, इस समय खोल भी नहीं पाऊँगा। तो इन लोगों ने उनका फ़ोन, मतलब उसको पता था कि इन्हीं लोगों ने फ़ोन चोरी करवा दिया, हमारा ख़त्म करवा दिया। तो भैया उसने डर के मारे बोला नहीं, लेकिन बाद में इधर उधर जब चर्चा हुई तो ये गुड्डू सिंह और इनको सबको पता चला। तो संतराम के ससुराल बस्ती में गए। गुड्डू सिंह बस्ती का रहने वाला है, गुड्डू सिंह राणा देवरिया का नहीं है। तो गुड्डू सिंह और उनके दोस्त जो राणा देवरिया के थे, ये दोनों लोग भैया संतराम के भाई की ससुराल बस्ती पहुंच गए। वहाँ पे उसको बहुत भद्दी भद्दी गालियाँ दी, एक तमाचा भी मारा। वो 2 दिन पहले की घटना है, आप समझ लीजिए, 2 दिन पहले की घटना, तमाचा भी मारा। और 2 दिन बाद संतराम ने, जो पीड़ित परिवार है ठाकुर समाज का, जिसकी तरफ लोग खत्म हुए हैं, उनकी बहन से 15 बिस्वा जमीन खरीदी थी। तो अगल बगल खेत था, संतराम जी पहले से खेत में मौजूद थे वहाँ पे। और शाम का समय था, 4 या 5 बज गए थे। तो वहीं पे जो राणा देवरिया गांव का परिवार है, ठाकुर परिवार, उसी लगभग जो मेन जो ख़त्म हुए हैं गुड्डू के साथ में एक लोग, उनका भांजा था, अमन सिंह कुछ नाम था। वो वहाँ पे गया तो भाई संतराम अपनी मेड़ पे बैठे थे। तो संतराम को जाते ही शब्द बोलना चालू किया कि अबे गाली दिया है, कुछ दिया कि मेड़ पे क्या कर रहा है, क्योंकि मेड़ सटी हुई थी। तो जब इसने उल्टा सीधा बोला तो संतराम से बहसबाजी हुई। कहाँ सुनी हुई
या झड़प हुई या कुछ हुई, ऊपर वाला जाने, ठीक है। तो जब संतराम से बहस हुई तो ये अमन सिंह ने क्या कहा कि अभी रुको, घर जाते हैं, तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे और तुम्हारी माँ बहन बेटियों को भी उठा ले जाएंगे। ये शब्द अमन सिंह के थे, जो भांजा था राणा देवरिया में, जो पासी परिवार है, ठाकुर परिवार जो है। तो वो अपने घर में गया, अपने मामा को क्या बताया क्या नहीं बताया। उसने कहा मामा हमको बहुत मारा पीटा है, हमको बहुत बद्दी बद्दी गाली दी है, अनाप शनाप बोला। अब उनके मामा ने क्या किया, मामा उनके तैयार होने लगे, अपने क्षेत्र में जो भी समाज के लोग थे उनको इकट्ठा करने लगे गाँव में। और वो गुड्डू बस्ती से आ गए, कम से कम 20-25 लोग 20-25 लोग संतराम पासी के घर में रात में 2 घंटे बाद 8 बजे संतराम पासी के घर में अटैक कर देते हैं। और जब अटैक करते हैं तो संतराम अपने घर में नहीं होते, पड़ोस के घर में होते हैं। और उनकी जो संतराम की बच्चियां थी वो खाना बना रही थी और उनकी माँ थी वहाँ पे। तो जब ये सब लोग घुसे तो संतराम की बच्चियां जो थी संतराम पासी की, उन वो जो ठाकुर परिवार के लोग थे वो बच्ची जो रोटी सेक रही थी उसको हाथ पकड़ के उठा के खींचने लगे। और जब उनकी माँ ने विरोध किया तो उनकी माँ को भी पकड़ के खींचने या अब्द शब्द बोलने लगे। तो भाई जो पड़ोस में घर थे उन्होंने मैसेज दिया संतराम को कि आपके घर में ऐसा ऐसा हो रहा है और आपकी बहन बेटियों को खींचा जा रहा है। तो क्या हुआ, वहाँ पे पासी परिवार के लोग, जो भी पासी मोहल्ला था, इनके लोग के ज़्यादा घर नहीं है, तो उस मोहल्ले के पासी परिवार के लोगों को ये बहुत बुरा लगा कि आज ये समय आ गया कि हमारी बहन बेटियों से बदतमीजी करेंगे। और गुड्डू सिंह ने उस मोहल्ले में फायर भी की गुड्डू सिंह ने। और वहाँ पे जब देखा बहन बेटियों पे बात आ गई तो पासी परिवार के लोग भी लाठी डंडा उठा लिए। उसमें लड़ाई झगड़ा हुआ, उसमें संतराम के सर पे भी बांका पड़ा हुआ है, काफ़ी गंभीर स्थिति में संतराम पासी भी हैं। और जब लड़ाई हुई तो इधर जब मान सम्मान की बात होगी तो पूरा पासी भी इकट्ठा हो गया यहाँ पे, जो 2-4-10 घर करीब करीब में थे। तो लड़ाई जम के हुई, यह सत्यता है, लड़ाई जम के हुई, जिसमें से 2 लोग ठाकुर परिवार के मारे गए और 7 लोग जख्मी हो गए। और पासी परिवार के भी लोग, कई लोग जख्मी थे जो रात में एप्लीकेशन देने गए थे, उनको भी बैठा लिया गया था। संतराम की हालत बहुत नाजुक है, अब या जेल में उनका इलाज चल रहा है या जिला हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, ये तो पुलिस बता नहीं रही। और कितने पासी परिवार के लोगों ने आज जो लापता हैं या पलायन कर गए हैं उसके बारे में आज तक पुलिस ने कुछ नहीं बताया, बीरा थाना ने कुछ नहीं बताया। और जो वहाँ पे शिव दुबे जी थाना प्रभारी थे उसको तत्काल प्रभाव में करणी सेना ने क्या किया, उनका ट्रांसफर करवा दिया कि ये हमारे लायक नहीं है, ये काम नहीं कर रहे। जबकि शिव दुबे जी न्यायपूर्वक वहाँ पे काम कर रहे थे, क्योंकि जब शिव दुबे वहाँ पे थे तो वहाँ पे करणी सेना के लोग गांव में गए और बोला सारे पासियों के घर अस्त व्यस्त कर दो, जो बहन बेटियां मिले उनको मारो पीटो। तो वहाँ पे शिव दुबे ने कड़ा एक्शन लिया। उन्होंने कहा कि अब गांव में कोई भी माहौल ऐसा नहीं गलत किया जाएगा और सब लोग यहाँ से हटिए और जो अपने लोग यहाँ के वो अपने अपने घरों में जाएं। तो उस बात से करणी सेना के लोग शिव दुबे के ऊपर नाराज हो गए। और क्योंकि वहाँ पे शिव दुबे चाहते थे कि इतनी बड़ी घटना हो गई, अब कोई घटना ना घटित हो, इसलिए शिव दुबे को वहाँ से हटा दिया गया थाना बीरा से। और जो थाना प्रभारी थे, जो पुराने थे ठाकुर समाज के, उनको वहाँ पे बुलाया गया, जो पासियों के ऊपर अत्याचार करते थे वहाँ पे। और पुराना भी एक चोरी का मामला, गुड्डू और जो राणा देवरिया के ठाकुर साहब थे इनके ऊपर चोरी का मामला, यही संतराम लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया तो यही थाना प्रभारी ने नहीं सुना था। यह चीज़ उनकी माँ ने हमको बताया, पीड़ित की संतराम की वाइफ ने बताया फ़ोन से। तो ये चीज़ें धीरे धीरे इनका अत्याचार बढ़ता जा रहा था। संतराम ने घर खरीद लिया, वो पीड़ा थी। संतराम ने 15 बिस्वा ज़मीन खरीद ली, उनकी बहन की, ठाकुर परिवार की जो बहन थी उनसे खरीद ली। अगर आपके संबंध अच्छे होते तो वो आपको देते, आपको क्यों नहीं दिया वो आप जानो। तो भाई इस तरीके से जलन भावना थी और ये लोग मौका ढूंढ रहे थे। मौका ढूंढना ये है कि ये लोग 20-25 लोग आए थे, वहाँ मोहल्ला ज़्यादा था, इनके ऊपर भारी पड़ गया। अब भाई किसी के ऊपर अत्याचार करोगे तो भाई मेरे वो कब तक सहेगा, एक लिमिट होती है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए वो लोग 2 लोग खत्म हुए, पासी परिवार के लोगों संतराम के ऊपर कम से कम 21 लोगों के ऊपर 103 लगा दी गई।
हत्या का मुकदमा लगा दिया गया कई धाराओं में। और जबकि एक बच्चा जो लखीमपुर में कोचिंग करता था, आईएएस की तैयारी कर रहा था, वो यहाँ था भी नहीं, उसको पुलिस लखीमपुर से उठा के लाके जेल में बंद कर दी। और कई लोगों को निर्दोष फंसाया जा रहा है उसमें, कई लोग लापता हैं उसके बारे में नहीं बताया जा रहा है। और जो उनके चोट लगी थी, अरे भाई इनकी तरफ से हत्या का मुकदमा लिख दिया। अरे संतराम का बांका से सर फटा है, उनकी तरफ से तो 109 लगनी चाहिए। और जबकि उन्होंने पत्राचार एप्लीकेशन यहाँ लखनऊ से भी गई, हर जगह से गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, एकदम चुप्पी साधे हैं। कुल मिला के हर जगह पे वर्तमान की सरकार के द्वारा पारसी समाज को दबाने का काम हो रहा है। अगर विशेष जाति के लोग हैं और एक व्यक्तिगत विशेष जाति का संगठन बना बैठा है, उस जाति के जो नेता संवैधानिक पदों पे बैठे हुए हैं वो लोग खुद नहीं जाते, लेकिन उनको भेजते हैं। करनी सेना एक नहीं 3-4 करनी सेना बनाए हैं। अगर कोई फर्जी मामला होता है तो उनके ऊपर टांग देते हैं। एक सुखदेव सिंह घोगामणि जी की पुत्री के नाम से करनी सेना चलती है, एक उत्तर प्रदेश में कोई करनी सेना चला था। इस तरीके से कई संगठन ये लोग चला रहे हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए हर जगह पे यही काम हो रहा है। अब आ जाइए अर्जुन पासीवाली हत्याकांड में। देखिए पुलिस किसी के ऊपर नाजायज मुकदमा नहीं लिखती। एफआईआर कॉपी में विशाल सिंह जो है मास्टरमाइंड 120B में उनके ऊपर यह धारा लगी है, क्योंकि अगर कोई मास्टरमाइंड होता है 120B किसी के ऊपर लगती है तो नाक में नहीं खाता है कि लोकेशन टकरा जाएगी, कि कॉल डिटेल टकराई जाएगी। अगर किसी को मरवाना है तो वो लोग प्री-प्रेड प्लान बना के जाते हैं। अगर उनकी लोकेशन कहीं और दिखा रहे हैं, कहीं और दिखा रहे हैं, तो भैया अगर कोई हत्या करवाता है तो हत्यारे के पास फ़ोन नहीं करेगा, समझे ना, कोई हत्यारे के पास फोन नहीं करेगा, ये आप समझ लीजिए। और 120B के तहत विशाल सिंह के ऊपर कार्रवाई हुई है, ना कि वो हत्या में गोली मार रहे थे, समझे भैया। और वो कोई सीधे साधे व्यक्ति नहीं, उनके ऊपर 19 मुकदमा है, जिला बदर की कार्रवाई है उनके ऊपर। लेकिन बस व्यक्तिगत, देखिए विधायक अशोक कोरी जी जो हैं एसपी के ऊपर दबाव नहीं बना सकते, विधायक अशोक कोरी एसपी के ऊपर दबाव नहीं बना सकते। ये सारा षड्यंत्र आप देखिए। जब करनी सेना ने प्रोटेस्ट किया भाई, उसमें जो बीएसपी के 4-5 लोग जो हैं वहाँ पे भीम आर्मी नहीं थी, बीएसपी के 4-5 लोग कार्यकर्ता जो थे वो भारत बंद के आंदोलन में मजिस्ट्रेट को, वहाँ के डीएम को ज्ञापन देने जा रहे थे। तो बेचारे बैनर पोस्टर ले रहे, उनका देखिन तो चिल्ला लग हो करे लग एसपी ऑफिस के बाहर, आज यो मार दे, काट दे, ये कर दे, सब बोले लगे। ठीक है भैया, अब वो 4-5 लोग थे तो पुलिस उनके ही लठिया हुए लगी, तू चल हटिए। लेकिन ये लोग भैया दिनेश प्रताप सिंह के लोग हैं, इनको कोई नहीं छुएगा जो स्वतंत्र प्रधानमंत्री है। ठीक है, और मैंने देखा जो वीरेंद्र प्रताप सिंह वीरू जी एसपी ऑफिस से मिलने गए थे, एसपी ऑफिस मिलने गए थे करनी सेना के जो थे। अरे भाई एक आईएएस अधिकारी जब प्रधानमंत्री चुनाव लड़ने के लिए पर्चा दाखिल करने जाते तब वो आईएएस अधिकारी नहीं खड़ा होता है। लेकिन जब वीरेंद्र प्रताप वीरू जी वहां पे जाते हैं तो हमारे रायबरेली के एसपी साहब खड़े होकर प्रार्थना पत्र लेते हैं। ये वीडियो वीरेंद्र प्रताप वीरू सिंह के नाम से जो आईडी है उसमें खुद पड़ी है, वीरू सिंह ने खुद डाली है, आप देख लीजिएगा। एक कोई आईएएस अधिकारी जब एक प्रधानमंत्री नामांकन करने जाता है तब वो खड़ा नहीं होता है, लेकिन ये एक विशेष जाति के जब कोई संगठन के लोग जाते हैं तो मंत्रियों के कहने पर वो आईपीएस अधिकारी खड़ा हो जाता है, आईएएस अधिकारी खड़ा हो जाता है। ये विडंबना है वर्तमान की सरकार की। तो आप लोग संविधान और कानून व्यवस्था पर तमाचा मार रहे हो। आप देख लीजिए ऊंचाहार में घटना घटती है, एक पासी परिवार के बच्चे को लहूलुहान कर दिया जाता है, वो 22 तारीख को प्रार्थना पत्र डालता है। और जब हम लोगों को अवगत होता है तीसरे दिन, हमको लोग को जब पता चलता है तीसरे दिन मुकदमा, जब हम लोग फ़ोन करते हैं, ट्विटर पे पोस्टें डालते हैं, तब वहाँ पे मुकदमा लिखा जाता है। वो भी SC/ST के तहत लिख दिया गया, लेकिन उसका सर फटा है, 9 इंची घाव है, 307 का मुकदमा उसमें नहीं लिखा गया, वो धारा नहीं लगाई गई। तो कहीं कहीं पे इनके थानों के पुलिस पैसे के लिए भी काम करती है। अब 19 मुकदमे वाले व्यक्ति को बचाने के लिए इनका मान सम्मान सब लग गया। वो बैनर में राजा भैया के लड़के का भी नाम था। मैं प्रतापगढ़ के पासी भाइयों से कहना चाहूँगा, देख लो इन लोग सब लोग एक रात, चाहे रायबरेली हो, चाहे प्रतापगढ़ हो, चाहे अमेठी हो, चाहे जौनपुर हो, जब इनके समाज में कोई बड़ा मामला होता है
तो ये लोग एक हो जाते। उस बैनर में राजा भैया का भी नाम पड़ा हुआ था। ये याद रखिए। मैं कुंडा प्रतापगढ़ के लोगों से कहना चाहता हूँ, पासियों अपनी आंखें खोल लीजिए। जब बात मान सम्मान स्वाभिमान की आती है तो वो लोग अपने परिवार की तरफ झुकेंगे, तुम्हारी तरफ नहीं झुकेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और जो ये दुश्मनी पासियों से इसलिए निकाली जा रही है, जो दिनेश प्रताप जी चुनाव हारे थे, दिनेश प्रताप सिंह जो चुनाव हारे थे, उसका प्रतिशोध लिया जा रहा, उसका प्रतिशोध लिया जा रहा है। रायबरेली में जो न्याय नहीं मिल पा रहा है, जो इतने लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसा दिया गया। देशराज पासी जी वहाँ पे विधायक से हाथ मिलाते हैं और विधायक के पास वहाँ पुलिस वहाँ के कप्तान भी साथ में होते हैं। तब विधायक जी कहते हैं यहाँ पे क्या हो गया, तो बोले कि वहाँ पे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लाश रखी हुई है। तो विधायक जी ने कहा, सो कोरी जी ने कहा चलिए, मैं बोला गाड़ी वाड़ी नहीं है तो मैं अपनी गाड़ी लेके चलता हूँ। विधायक जी वहाँ भीड़ में गाड़ी खोस देते हैं। तब विधायक जी का विरोध होता है। बैठे रहिए, कौन है भैया, शटर नीचे। तो उसमें जो है विधायक जी जो है वो सोचे समझी प्रिपेयर्ड प्लानिंग है, पूरी प्रीपेड पूरी प्लानिंग है। क्योंकि अशोक कोरी जी अपने दम पे कुछ नहीं कर रहे हैं, वो एससी समाज से आते हैं, उनसे करवाया जा रहा है। उनसे ये बताया जा रहा है कि देवेंद्र भीम आने वाले समय में यहाँ पे सलोन से चुनाव लड़ेगा, इसको दबा दो। और उसके बहाने कई निर्दोष प्रधानों के ऊपर मुकदमा, देशराज पासी के ऊपर मुकदमा। अरे भाई मेरे, आपको राजनीति करनी है तो राजनीति करिए। देखिए, हम लोग चुनाव लड़ने के लिए कोई वहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं किए, ये कलेक्टेड में न्याय के लिए आवाज़ नहीं उठाए। हमको अर्जुन पासी के हत्यारों को, जो भी हत्यारे हैं, जो भी इस हत्या में शामिल हैं, उनके घर पे बिल्डोजर चले, वो तत्काल प्रभाव से जेल जाए। और जो निर्दोष हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ, जो निर्दोष हैं उनको बिल्कुल न छुआ जाए, उनको बिल्कुल न छुआ जाए। देखिए, हम सच बोलने से नहीं घबराते हैं। हमारा हर समाज में उठना बैठना है, हर समाज में हम बैठते हैं और हर समाज के लोग हमारे संगठन में भी जुड़े हुए हैं। लेकिन सच कहने से मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटता हूं और सच कहूंगा। ये सत्यता है, जो कम से कम 60 से 70 पासियों के ऊपर ये लोग 10 पासी नाम दर्ज हैं और 50 से 60 अज्ञातों पे मुकदमा लिखाया गया। केवल वहाँ पे चुनाव का बदला लिया जा रहा है और ये बदला स्वयं वहाँ के दिनेश प्रताप सिंह जी ले रहे हैं। और वहाँ पे जब दिनेश प्रताप सिंह का मामला होता है तो जो भी रसूखदार लोग हैं, वहाँ के नंबरदार लोग, वो सब एक हो जाते हैं। तो भैया, मैं उन पासी भाइयों से कहना चाहूँगा कि आप लोग सतर्क रहिए, अपना वोट और अपने झुंड में रहिए, एकता में रहिए। दबने की किसी से ज़रूरत नहीं, क्योंकि संविधान में सबका बराबर का अधिकार है। और जब संविधान नहीं था तब भी हम बागी थे, हम लड़ रहे थे, हमको कोई नहीं झुका पाया। और ये सोचते हैं कि आज हमारी सत्ता में इनको दबा लेंगे तो कल हमारी भी सत्ता होगी। मैं ये कहना चाहूँगा, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मैं मानता हूँ कि आपका ठाकुर समाज ने साथ दिया है, तो हम लोगों ने भी आपका साथ दिया है चुनाव हरवाने में। इतना समझ लीजिए, हम लोगों ने योगी आदित्यनाथ जी का साथ दिया था, अमित शाह जी का साथ हम लोगों ने नहीं दिया, इसलिए आज हमारे लोग के ऊपर इतना ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। योगी जी, आप ही ने यहाँ पे इतनी सीटें हरवाई और आपका साथ हमारे सभी संगठनों ने दिया। आज व्यक्तिगत आप नहीं देख रहे हो, अपने समुदाय को बचाने के चक्कर में आप लोग सब लोग लग जाते हो। ऐसा नहीं आपके ये सारे मामले आपके संज्ञान में नहीं होंगे, ये सारे मामले आपके संज्ञान में हैं, ऐसा नहीं। क्योंकि आप देख लीजिए, 33 सीटें सपा जीती है और 6 सीटें कांग्रेस जीती है। तो ये सब आपकी देन है। हम लोग आपके पीछे थे, आपके लिए काम कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे इतनी सीटें हरवाई। लेकिन इतनी सीटें हरवाई तो ये हमको लोग को खामियाजा मिल रहा। आपने केवल अमित शाह जी को झुकाने के लिए यहाँ पे इतनी सीटें हरवा दी। लेकिन अब हमारे लोग की आंखें खुल गई कि आप केवल अपनी जाति के हो, विशेष जाति के हो। अब हम लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे। और भाई, मैं केंद्र सरकार से कहना चाहता हूँ, आप आंखें खोलिए। अगर उत्तर प्रदेश को बचाना चाहते हैं, अगर उत्तर प्रदेश को बचाना चाहते हैं तो इन विशेष जातियों के ऊपर आप नज़र डालिए और ध्यान दीजिए। यही लोग अत्याचार करवा रहे हैं हर जगह पे, हर जगह पे। और ये चुनाव, उत्तर प्रदेश में चुनाव
भाजपा नहीं इतनी सीटें नहीं हारती। ये सब योगी जी की देन है, क्योंकि यहाँ पे अमित शाह और योगी जी का जो लड़ाई चल रही थी उसमें योगी जी ने विपक्ष का साथ दिया खुल के, एकदम खुल के। और योगी जी के भैया जहाँ योगी जी था हम लोग चले गए, क्योंकि हमारे लोग की विचारधारा टकरात रहा है। हमका क्या बता रहा है कि ज़्यादातर महत्व अपनी बिरादरी दिया है, तो भैया ये सारी चीज़ें ऐसी रहें, आप लोग समझो। हम लोग भैया 14 तारीख का बहुत बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट दिन शनिवार इको गार्डन में। आप लोग सभी लोग आने का कार्य करिएगा। और हर क्षेत्र देखिए, मैं अपने जो सीतापुर है और हरदोई है, उन्नाव है, बाराबंकी है, जो भी सटे ज़िले हैं, इन सभी भाइयों से कहना चाहूँगा कि आप लोग निकलिए अपने घर मकानों से, क्योंकि अत्याचार कम नहीं होगा। क्योंकि एक मुद्दा समझ लीजिए, आपके नेता कोई बोलते नहीं, आपके नेता कोई नहीं बोलते, इसलिए वो नेता हमारे हैं भी नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ, वर्तमान की सरकार में जितने पुराने चाटुकार नेता हैं, भाजपा सरकार चाहे जितने बड़े बड़े पद दे दे, लेकिन हम लोगों से कोई मतलब नहीं, समाज से कोई मतलब नहीं, ये याद रखिएगा। आप चाहे उनका मुख्यमंत्री बना दो, चाहे प्रधानमंत्री बना दो, हम लोग तब मानेंगे जब हमारे पास ही एक मोर्चा से कोई व्यक्ति को उठाया जाएगा, विधायक बनाया जाएगा, सांसद बनाया जाएगा, मंत्री बनाया जाएगा, तब हम लोग उनके बारे में सोचेंगे। इससे पहले हम लोग नहीं सोचेंगे, क्योंकि जो भी हमारे समाज के आज नेता जो जाति प्रमाण पत्र पे केवल उनका पासी है, वो पासियों के लिए काम नहीं करते हैं। इसलिए आप ये उम्मीद मत रखिएगा कि इनके समाज के नेता हमने बना दिया, मंत्री बना दिया तो अब समाज इनका उड़ देगा। न देवे, बिल्कुल नहीं देवे, और न हमारा समाज दी। जब तक हमारे पासी एक मोर्चा से कोई मंत्री नहीं बनाया जाएगा वर्तमान की सरकार में, तब तक हम लोगों से उम्मीद मत रखिएगा, बिल्कुल उम्मीद मत रखिएगा, याद रखिएगा। और अब चूकोगे तो 27 में भी आपकी सरकार जाएगी। मैं माननीय अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में ध्यान दें। अगर इनके सहारे सत्ता छोड़ दोगे तो ये सत्ता आपको बता दें कि 2027 में आप 10 सीटें नहीं जीत पाओगे, 10 सीटें नहीं जीत पाओगे, याद रखिएगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी उत्तर प्रदेश पे ध्यान दें, माननीय अमित शाह जी ध्यान दें, माननीय नरेंद्र मोदी जी ध्यान दें, माननीय ब्रजेश पाठक जी ध्यान दें, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ध्यान दें। ये सब लोग उत्तर प्रदेश में जो सर्व समाज में शोषण अत्याचार हो रहा है, और सबसे ज़्यादा एससी वर्ग में, ओबीसी वर्ग में जो कमज़ोर जातियां हैं उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, इस मुद्दे पर ध्यान दें और आगामी चुनाव में ये सब सारे माहौल देखें और उस हिसाब से काम करें। जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य जी को, ब्रजेश पाठक जी को और अमित शाह जी को किनारे कर दिया गया है उत्तर प्रदेश से व्यक्तिगत, आप समझ लीजिए माननीय योगी जी की सत्ता में पेवर विशेष जाति की चल रही है। ये हम लोग होने नहीं देंगे। हम भी लोग शिव को मानने वाले लोग हैं, सनातन सभ्यता को मानने वाले लोग हैं। आदिकाल से बाहर शिव नागवंशी राजपासी परिवार के हम लोग हैं। हम लोग, हमारे पुरखों ने सर कटवा दिए, दर लड़ते रहे तब जाके पासी कहलाए। सनातन धर्म हमारे लोग के लिए सर्वोपरि था और है और रहेगा। लेकिन अगर इस तरीके से ये लोग अत्याचार करेंगे, और आप इतिहास उठा लीजिए, आप इतिहास उठाइए, देखिए क्या हो रहा था पहले और कौन लोग लड़े और कौन लोग कमजोर पड़े और किन लोगों ने समर्थन दिया। मैं संघ के लोगों से भी कहना चाहता हूं, मैं आरएसएस के लोगों से कहना चाहता हूं, जरा इन मुद्दों पर ध्यान दें। आप लोग मानवतावादी हैं, आप लोग पूरे हिंदू समाज के जितनी जातियां सबको एक साथ लेके चलना चाहते हो, लेकिन उसमें घुसे जो विशेष लोग हैं वो लोग जातीय भेदभाव करते हैं, अत्याचार करते हैं, गरीबों की फर्जी जमीनें लिखाते हैं, फर्जी जमीनों का एग्रीमेंट करा के खनन का काम करते हैं। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं होती। तो इन मुद्दों पर ध्यान दें, तभी हमारा देश विकास करेगा और फिर विश्व गुरु बनेगा। ऐसे नहीं बन पाएगा। आप देख लीजिए, जब भी देश गुलाम पड़ेगा तो सबसे पहले हम लोगों को आगे पाओगे। हम लोग अपना सीना देते हैं गोली खाने के लिए, अपना सर देते हैं आगे कटवाने के लिए। और इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है, उत्तर भारत के बाहर से नागवंशी राजपासी परिवार के लोग सदैव लड़ते रहे।
आप लोग देख लीजिए, ना अंग्रेजों का शासनकाल माना, ना मुगलों का माना, ना तुर्कों का माना, ना कुषाणों का माना। हम लोग सदैव भारत माँ की रक्षा करने के लिए खड़े रहे। और पाली भाषा में पासी का मतलब रक्षक होता है, संस्कृत भाषा में मतलब होता है शस्त्र धारण करने वाला। तो हम लोग प्राचीन भारसु नागवंशी राजपासी परिवार के लोग जो हैं सदैव देश और धर्म की रक्षा करने के लिए बने और कर रहे हैं। आप देखिए, समय समय पे हम लोग, हमारे उपाधियाँ चेंज होती हुई रही, लेकिन हमारे तेवर वही रहे बागियों वाले। जो भी देश और गरीब लोगों के खिलाफ जाता है, हम लोग उसके खिलाफ भी गोल बजा देते हैं। तो इसको समझिए, ध्यान दीजिए, और जो चीज़ें हमने बताई हैं, बहुत फिट चीज़ें बताई हैं, इन मुद्दों पर ध्यान दें। तो अगर ध्यान नहीं देंगे तो ये सत्ता उखड़ जाएगी, ये सत्ता उखड़ जाएगी। और मैं आरएसएस संघ से कहना चाहता हूँ, इतना आंखें बंद करके माननीय योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर विश्वास कर रहे हो तो उठा के इनके वर्ग के बारे में भी देख लो क्या कर रहे हैं ये लोग। और इनकी ही अकेले की वजह से आप सत्ता नहीं पा जाओगे। मैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी से कहना चाहता हूँ, हम भी लोग पूरे भारत में हैं और आज हमारा समाज जग चुका है अपने स्वाभिमान सम्मान और अपने ऐतिहासिक मुद्दों पर। हम लोग वोट करने काम करेंगे, अपने नेताओं के तलवे चाटने वाले नेताओं के कहने पे हम लोग वोट नहीं करते, याद रखिएगा। और पासी एका मोर्चा जो बना है, इस एका मोर्चा से जो भी हमारे व्यक्ति आगे जाएंगे, हम लोग उनका सादर बिल्कुल सम्मान करेंगे, बिल्कुल सम्मान करेंगे, हमारा पूरा समाज उनका सम्मान करेगा। लेकिन जब तक हमारे पासी एका मोर्चा से कोई मंत्री, सांसद, विधायक, केंद्रीय मंत्रालय नहीं पाएगा, तब तक हम लोग बिल्कुल, हमारे नेताओं से कोई हमारा मतलब नहीं, समाज का एक व्यक्ति वोट नहीं देगा। क्या हो भैया, बताओ आप लोग कमेंट में बताना, क्या जो आज चाटुकार मंत्री, विधायक, सांसद बैठे हैं, क्या इनके कहने पर आप लोग वोट दोगे? आप लोग कमेंट करना, छल्ली लगा देना कमेंटों की, जिनको ये बातें सच लगती हैं। क्या अपने चाटुकार नेताओं के कहने पर वोट करोगे? चाहे उपचुनाव हो, चाहे 2027 का चुनाव हो, आप लोग बताइए, क्या इन चाटुकार नेताओं के नाम से आप वोट करोगे आगामी चुनाव में? आप लोग कमेंट करके बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा। और जिनको शंका हो भैया, वो आप लोग हमारी लाइव को खोल के कमेंटें पढ़ लीजिएगा। जिस तरफ युवा चलता है उस तरफ सत्ता घूम जाती है। आज हमारा युवा वर्ग जाग चुका है, इसलिए हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग सब हमारे साथ हैं। और जिनको लगता है हम लोग हल्के में हैं, तो महोदय आप समझ लीजिए, हम लोग भगवान शिव के उपासक, हमारे आराध्य वही हैं, हमारे पूर्वज वही हैं। तो हम लोग उनकी तरह भोले भी हैं। एक उनका नाम भोलेनाथ है और दूसरा नाम उनका महाकाल है, दूसरा उनका नाम महाकाल है। तो छेड़ो ना भैया, अगर छिड़ियो तो दिक्कत हो जाए, क्योंकि हम लोग सीधे के लिए सीधे हैं, टेढ़े के लिए महा टेढ़े हैं। शिव तांडव करबे तुम्हारे छत तब चढ़ के शिव तांडव करबे। और अति हो रहा है, अत्याचार मुक्त कर दीजिए हमारे समाज को। हमारा समाज किसी को पहले छेड़ता नहीं, मजबूर मत करिए। इस संविधान ने हम लोगों को बांध रखा है, और जिस दिन आप लोग संविधान को खत्म कर दोगे ना, आप समझ लीजिए उन पंजों में वही तलवारें आ जाएंगी, वही तलवारें आ जाएंगी जिस दिन आप लोग संविधान को खत्म कर दोगे। आप ये मत भूल जाइए कि तुम संविधान खत्म कर दो तो हम का लोग का दबा ले हो। तुम संविधान खत्म करियो तो तुम अपने पतन करियो, एकदम पतन करियो। हमका लोग का लड़ाई के अलावा कुछ आवत नहीं। इतिहास उठा लो, लड़ाई के अलावा कुछ नहीं पता है, हमारा कोई व्यापार नहीं, खाली लठ चलाना, तलवार चलाना हमारे लोग का पेशा रहा है। हम नहीं कही तो हमारे इतिहास का आते उठाए देख लो, और हमार देखिए सब बदलत है, एकदम सब बदलत है। लेकिन कौनों के डीएनए नहीं बदलत, कौनों डीएनए नहीं बदलत। आज तुमका शासन सत्ता बचा लेते, तुम लोग मार के राजा हो जाते हो, पुलिस का आगे कर देते हो। लेकिन सोचो जब तुम संविधान खत्म कर दिया हो तो कौन पुलिस आगे आई, कौन पुलिस? जब न्याय ही नहीं बचेगा, जब कोई संवैधानिक चीज ही नहीं बचेगी, तो भैया तुम्हार मार न खात रहा, वह भीरा वाला मामला हुई, आप समझ लेना। तो मजबूर ऐसे लोग ना करें, और संवैधानिक युग में हम लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। संवैधानिक तरीके से हम लोग एक बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे और दिल्ली तक ये बात पहुंचाने का काम करेंगे। इसलिए सितंबर में 14 तारीख दिन शनिवार, सभी लोग याद रखें, भैया जी का अपने स्वाभिमान सम्मान का बचाना है। मैं सर्व समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, जो भी पीड़ित है वर्तमान की सरकार से और विशेष जातियों से, तो आप आइए, मैं आपकी भी आवाज़ उठाने का काम करूँगा। पासी एका
मोर्चा, लाखन आर्मी, सबकी आवाज़ बनेगी। हमारे संगठन लाखन आर्मी में सर्व समाज के लोग जुड़े, ऐसा नहीं हमारे साथ सब लोग जुड़े, लेकिन उन लोगों को मैं भली भांति पहचानता हूँ जो राजनीति करने आते हैं, इसलिए उनसे हम दूर रहते हैं और खुल के बोलते हैं। याद रखिएगा, बहुत सारी प्रताड़ना लोगों ने झेल ली है। ऐसा मत करिए कि लोग बगावत पर उतर आए और लोग बागी बन जाए। और मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं अपने सुजातीय भाई से कहना चाहता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, कोई मूवमेंट पर आपको नहीं काम करना, किसी भी मूवमेंट पर नहीं काम करना है, किसी भी धर्म को बढ़ावा के लिए आपको काम नहीं करना है, किसी भी धर्म को बढ़ाने के लिए काम नहीं करना है। हमको अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए और अपने हक अधिकारों के लिए आवाज़ उठानी है। कोई झंडा हमका नहीं उठाना। हमारा इतिहास है, हम लोग बाहर से, भगवान शिव हमारे रौद्र अवतारी थे, हमारे कुल देवता थे, हमारी जो सभ्यता है सबको पता है। हमका कोई डंडा झंडा उठाए कोनो के लिए धर्म का प्रचार नहीं करना है। मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे 21 अगस्त, देखिए जो भारत बंद किया गया संविधान में, उसमें केवल एक चीज़, बुरा मत मानिएगा, मैं सच बोल रहा हूँ, किसी धर्म का प्रचार नहीं करना चाहिए। मैं भारत बंद का मैंने भी समर्थन किया था। अगर आपको भारत बंद करना था तो कोई डंडा झंडा नहीं ले चाहिए, कोई डंडा झंडा ना लो। जितने SC वर्ग के लोग थे वो बगैर डंडा झंडा के रोडों पे प्रोटेस्ट करते, किसी के मजाल नहीं थी लाठी चला देता, किसी के मजाल नहीं थी लाठी चला देता। लेकिन आप लोग समझ नहीं पाते, बड़े बड़े लोग उसी प्रोटेस्ट के आड़ में अपने धर्म का प्रचार करते, अपने धर्म का प्रचार करते हैं। भगवान बुद्ध हमारे हैं, भगवान शिव हमारे हैं, हम लोग शैव धर्मी हैं, भगवान शिव के अतिरिक्त हम किसी को नहीं मानते और सब पूर्वज हैं। आप समझ लो, कौनों के रे धर्म का बढ़ावा नहीं देना। हमको अपने समाज को, भाई हमारा समाज बहुत कमज़ोर है, बहुत जगह अत्याचार हो रहा है, उसके लिए लड़ना है। आप समझ लीजिए, उसके लिए लड़ना। मैं प्रचार नहीं करता हूँ ये हमारा पुरिकाएँ जो पीछे ला गए और महाकाल इनका देख लो, हम भोले हन और हम महाकालो हन, इतना समझ लो। अपने इतिहास का जानो, अपने आप का पहचानो, संविधान में आपके का अधिकार है उसका ध्यान दो। और जो लड़े और बार बार अत्याचार करे, अगर पुलिस नहीं सुन रही है, बेर बेर तुमका प्रताड़ित करे और पुलिस तुम्हारे कोई कार्रवाई विपक्षी के ऊपर नहीं कर रही, तो पेवर पासी बन जाओ, पेवर पासी बन जाओ। जौन कर पाओ वो करो भैया, जौन कर पाओ वो करो, फिर भले तुमका चंदा लगाए छुड़ाना पड़े, छुड़ा लिया जी। अब इतना ज़्यादा अत्याचार पासी समाज बिल्कुल नहीं सह पाएगा और ना भी जो भी शोषित वंचित समाज है वो सह पाएगा। उनकी सबकी ताकत बनने का काम करेंगे, चाहे हमका कटोरा लेके अपने समाज में भीख मांगे पड़े, लेकिन आपके लिए हम लोग लड़बे। जो बार बार अत्याचार हो और शासन प्रशासन ना सुने और हम भी आपकी आवाज़ उठाएंगे, उसके बाद अगर कार्रवाई नहीं होती है तो भाई मेरे, आपको जो अच्छा लगे आप करिएगा, हम साथ देंगे। हम क्या, पूरा समाज आपका साथ देगा, क्योंकि जब संवैधानिक तरीके से आपको न्याय न मिले, क्योंकि गद्दार टाइप के लोग है ना, गद्दार टाइप के लोगों को जब सत्ता मिल जाती है तो पुलिस को वो लोग बेबस कर देते हैं, न्याय के लिए बेबस कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए, आ जाओ, ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए जो तुमको ठीक लगेगा और उठा लो, जो तुमको ठीक लगे आप करिएगा। उसके बाद सेल्फ डिफेंस, क्योंकि कोर्ट भी कहता है अगर बार बार आपके ऊपर कोई अत्याचार कर रहा है तो आप अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भैया आओ बैठो, आप कुछ भी कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं। तो अपनी जान बचाने के लिए आपको कुछ भी करना पड़े, आप एकदम स्वतंत्र हो। उसके बाद जो भी मुकदमा लगेगा हम लोग मिल के आपको छुड़वाने का काम करेंगे, आपकी मदद करने का काम करेंगे। समस्त पासी एका मोर्चा के लोग आपकी मदद करेंगे। तो 14 तारीख याद रखिए, सितंबर शनिवार की। और सभी भाइयों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, महाराजा लाखन पासी जी की धरती पर एक क्रांति आएगी और मुझे पूरा यकीन है आज समस्त समाज यहाँ पे एकत्रित होगा, इस प्रदेश में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेगा और दिल्ली तक आवाज़ पहुँचाने में पासी एका मोर्चा की मदद करेगा। समस्त सर्व समाज से मैं आह्वान करना चाहता हूँ, और पासी समाज से तो विशेष जाति मैं कहना चाहता हूँ विशेष तरीके से कि आपको अपने घर मकानों से